जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के ऊपर, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट को दो वर्गों में बांटे थे। एक था हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल को भी दो वर्गों में बांटे थे, जिसमें हमारा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड था। जैसे हम लोग मोनोसेकेराइड को शुरू कर दिए थे और इसमें चर्चा किए थे कि जो मोनोसेकेराइड है इसके भी दो प्रकार होते हैं, पेंटोज और हेक्सोज। पेंटोज में हम लोग देखे थे कि पेंटोज जो है ये अलग अलग स्थानों में पाया जाता है, जहाँ पे इसका नाम बदल दिया जाता है। अगर यही पेंटोज हमारा आरएनए में पाया जाएगा तो राइबोज कहा जाएगा। अगर ये डीएनए में पाया जाएगा तो डीऑक्सीराइबोज कहा जाएगा। अगर गेहूं का भूसा पेड़ के गोंद में पाया जाएगा तो जाइलोज कहा जाएगा। और यहीं कम शर्करा पदार्थ यानी कम मीठे पदार्थ में पाया जाएगा तो इसे एराइबोनोज कहा जाएगा, जो कि हम लोग इसके ऊपर पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे हेक्सोज क्या है। तो हेक्सोज में देखे थे कि इसे हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के नाम से जानते थे, है ना। अभी के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे ग्लूकोज के ऊपर, फ्रक्टोज के ऊपर और गैलेक्टोज के ऊपर। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं ग्लूकोज से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इस चैनल के ऊपर कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। ये आप हमसे गारंटी ले लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इतना हम लोग गहराई के साथ इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देना और हेडिंग बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6। ये लगभग सभी को पता रहता है कि इसे ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक, ये जो ग्लूकोज हमें प्राप्त किससे होता है, तो भोजन वगैरह के सेवन करेंगे तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे समझाएंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है मानव शरीर में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अन्य नाम भी है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा। इसे एक और नाम जाना जाता है रक्त की शर्करा भी कहा जाता है, रक्त की शर्करा, या इसे एल्डी हेक्सोज भी कहा जाता है। एल्डी हेक्सोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और ये हेक्सोज का क्या एक प्रकार है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज। इसे डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो मेडिकल से ग्लूकोज खरीद के लाते हैं उस पर लिखा रहता है ग्लूकोज डी, तो इसे डी का अर्थ होता है डेक्सट्रोज। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, अंगूर की शर्करा, रक्त की शर्करा, एल्डी हेक्सोज और डेक्सट्रोज। शर्करा का अर्थ होता है मिठास, शर्करा का अर्थ क्या होता है, मिठास, या बोल सकते हैं इसका जूस वगैरह, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज क्या बोला था, अंगूर की शर्करा, रक्त की शर्करा। रक्त की शर्करा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारा है रक्त में पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, इसे एल्डी हेक्सोज कहा जाता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसे डेक्सट्रोज कहा जाता है क्योंकि ग्लूकोज के बगल में जो डी लगता है इसका अर्थ होता है डेक्सट्रोज। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब ध्यान देंगे, ये ग्लूकोज जो है हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसका प्राप्ति स्रोत क्या है, प्राप्ति स्रोत क्या है, यानी कि हमें कहाँ से मिलता है। तो ये मिलता है कहाँ से, अंगूर से। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, ये अंगूर में पाया जाता है, इसीलिए इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। उसके बाद ये मिलेगा मीठे पके फल में, मीठे पके फल में, और ये पाया जाता है शहद में। इन सभी में ये क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, अंगूर में, मीठे पके फल में, शहद में। ये सब में क्या होगा, हमारा जो ग्लूकोज होगा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। अब देखेंगे ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार से होता है शरीरों में। ठीक है, यानी कि ये जो ग्लूकोज हमारे शरीर में किस प्रकार से बनता है और इसका कार्य क्या होता है ग्लूकोज का। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो बताने वाले हैं इसका एक अलग संरचना होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसका निर्माण किस प्रकार से होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का निर्माण, तो
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानव जो होता है, मानव या कोई भी जीव जंतु बोल सकते हैं, हालांकि हम मानव को ही लेकर चलेंगे। तो मानव होता है ये अपने प्रतिदिन दैनिक जीवन में चावल, दाल, रोटी, क्या बोल सकते हैं, आलू वगैरह का सेवन करता है प्रतिदिन। आलू के भुजिया वगैरह हो गया है ना, सलाद हो गया, इन सभी चीजों का सेवन करता है मानव प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में। देखिएगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि कभी कभार होता है कि हम चावल का सेवन न करें, लेकिन एक व्यक्ति क्या करता है प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में चावल, दाल, रोटी वगैरह का सेवन करते रहता है ना। बहुत कम चांस होता है कि वो क्या करे, चावल का सेवन न करे 1-2 महीना तक, लेकिन रेगुलर अपने एक सप्ताह के बीच में 2 से 3 बार चावल का सेवन कर लेता है। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, दैनिक भोजन हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इसका सेवन करेगा तो इसे क्या मिलेगा, उसको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, और मिलेगा वसा, अमीनो अम्ल, और मिलेगा उसे प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल और प्रोटीन बनेगा। अब क्या होगा, इसका पाचन होगा। क्या होगा, पाचन। पाचन होने के बाद बनेगा इससे ग्लूकोज। क्या बनेगा इससे, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज क्या होगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हमारे ब्लड में। ठीक, जब ब्लड में जाएगा तो हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होता है, सेल होता है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, कोशिकाएं होती है। तो ब्लड के बाद ये प्रवेश करेगा कहाँ, कोशिका में, सेल में प्रवेश करेगा। और हमें भी पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका के ऊर्जा गृह बोलते हैं, कोशिका के पावर हाउस बोलते हैं। तो सेल के बाद ये कहाँ प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा, क्या प्रवेश करेगा, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्रवेश करेगा। और हम लोग क्या किए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, है ना, ऑक्सीजन लिए हैं, ग्रहण किया बाहर से, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन लिए हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ग्रहण करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, तो इसको तोड़ेगा आपको CO2 में, H2O में और ATP में। ठीक, ये जो CO2 है और H2O है, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग नॉर्मली छोड़ देते हैं, बहुत सारे गैस होते हैं जो क्या करते हैं, नाक मुंह के माध्यम से हम लोग छोड़ देते हैं। ये देखिएगा जल जो होता है यानी कि वाष्प के माध्यम से छोड़ते हैं। ठंडी के मौसम आप लोग देखिएगा मुंह से धुआं निकलता है, वो क्या होता है, वाष्प होता है ना। और उसके बाद ATP का निर्माण करता है, यानी कि एड्रेनो ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। ये हमें क्या करता है, दैनिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, ये दैनिक ऊर्जा देता है, दैनिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण इसे क्या कहता है, एनर्जी कॉइन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, एनर्जी कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। ATP को एनर्जी कॉइन कहा जाता है। समझ में आया किस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल, दाल, रोटी, आलू, सलाद वगैरह का सेवन कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो और प्रोटीन हमारे शरीर में जाएगा। और जब ये प्रवेश करेगा तो क्या होगा, इसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे नस में यानी कि ब्लड में प्रवेश करेगा। और जब ब्लड में जाएगा तो ब्लड में 2 प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि उन सेल में प्रवेश करेगा। सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्या जाएगा, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रवेश करेगा। और क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इनको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद किसका निर्माण करेगा, ATP का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन और वाष्प का निर्माण करेगा। सॉरी, ऑक्सीजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प का निर्माण करेगा, जिससे हम सांस के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आज जो बच गया ATP, ये हमें क्या करता है, दैनिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण इसे एनर्जी क्वाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, हमारा ग्लूकोज का कार्य है और उसका इस प्रकार से क्या होता है, निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए कि कोशिका या माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से कार्य कर सके। तो अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ये हमारे ब्लड में किस प्रकार से कार्य करता है। आप लोग ये भी सुने होंगे कि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो इंसान किसका पेशेंट हो जाता है, मधुमेह यानी कि शुगर का पेशेंट हो जाता है। क्यों होता है, ये सब चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा रहे हैं।
इसको नोट करना होगा तो कर लेंगे आप लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, है ना। ये हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, इसको थोड़ा मिटा कर हम बढ़िया से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कितनी होनी चाहिए, हमारे रक्त में कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में 80 मिलीग्राम से 115 मिलीग्राम हो, अगर हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम से 115 मिलीग्राम है, तो समझ लीजिए जो व्यक्ति का है स्वस्थ है। व्यक्ति क्या है, वो स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं पकड़ी हुई है, यानी कि उसके जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो बढ़िया से हो रहा है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह नहीं है, ठीक है। 80 से कितना हो, 115 मिलीग्राम हो तब। अगर वहीं ये जो हमारा ग्लूकोज है 80 से कम हो, यानी कि मान लेते हैं 50 मिलीग्राम हो जाता है, अगर ये ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या होता है 50 मिलीग्राम हो जाता है, तो समझ लीजिए वो पेशेंट हो जाएगा इसका, तो बोल सकते हैं उसके शरीर में होगा कंपन, होगा घबराहट होगा, या बोल सकते हो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, शरीर में चक्कर आना शुरू हो जाएगा, है ना। ये सभी बीमारियां, कमजोरी पकड़ लेगा उसको, तो ये सभी उसको बीमारी हो सकती है जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 50 मिलीग्राम हो जाए या इससे कम हो जाए तब। अगर 80 मिलीग्राम से 115 मिलीग्राम है तो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उसके शरीर में 50 मिलीग्राम ग्लूकोज हो जाए तो समझ लीजिए उसके शरीर में कंपन, घबराहट, कोमा में जा सकता है, चक्कर या कमजोरी ये उसके शरीर में निश्चित होगा, ठीक। अगर यही ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कितना हो जाए, हाई हो जाए, 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम के बीच में हो जाए, तो पेशेंट हो जाएगा किसका, शुगर का, ठीक। यानी कि मधुमेह जो होता है बीमारी उसको पकड़ लेगा। अगर ऐसी स्थिति यानी कि उसके ब्लड में 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम एक सप्ताह तक बना हुआ रह गया और इंसुलिन हार्मोन का स्राव बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति किसका पेशेंट हो जाएगा, मधुमेह का पेशेंट हो जाएगा। यानी कि उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितना हो जाए, 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम हो जाएगा, और ऐसा स्थिति कितने सप्ताह तक रहे, एक सप्ताह तक, 1 वीक तक रहे, तो व्यक्ति किसका पेशेंट हो जाएगा, मधुमेह का। अगर उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है तब। लेकिन उसके शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन जो है हमारा ना, इंसुलिन अगर उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन सही से काम कर रहा है तो ये ग्लूकोज क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोजन में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, ग्लाइकोजन में बदल जाएंगे। इंसुलिन हार्मोन उसे क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा, और ये कहाँ जमा हो जाएगा, तो हमारे यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाएगा, जिससे मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। ग्लूकोज हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 80 मिलीग्राम से 115 मिलीग्राम होता है। वहीं देखिएगा ग्लूकोज जो है, जो व्यक्ति कमजोर यानी कि जिसके शरीर में कंपन होता है, घबराहट होता है, ये कोमा में है, ये चक्कर है या कमजोरी है, तो उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा है 50 मिलीग्राम है। लेकिन वही व्यक्ति जब समझ लीजिए जब शुगर का पेशेंट है तो उसके जो ग्लूकोज की मात्रा 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम के बीच में है, और व्यक्ति क्या है, शुगर का पेशेंट है। क्यों शुगर का पेशेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है बढ़िया से स्रावित नहीं हो रहा है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, तो सबको पता है कि कहाँ स्रावित होता है, अग्नाशय से, अग्नाशय स्रावित होता है। अग्नाशय में बीटा सेल होता है, बीटा सेल है ना। ऐसे तो वहाँ पे 4 सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ऐसे करके है ना। तो बीटा सेल से क्या होता है, हमारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन अगर जिसके अंदर बढ़िया स्रावित नहीं हो रहा है तो मधुमेह का पेशेंट बन जाएगा, क्योंकि वो जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन बढ़िया से स्रावित हो रहा है तो इस ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, और इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ जमा हो जाते हैं, तो हमारे यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाते हैं।
ठीक है, मांसपेशियों में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। क्या चीज़, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल के मांसपेशियों में जमा हो जाएगा। और ये जो हमारे यकृत और मांसपेशी में जमा हो जाएगा ग्लाइकोजन, तो इसे कहा जाता है ऊर्जा ईंधन। ठीक है, ऊर्जा ईंधन के नाम जाना जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगा तो यहीं से क्या करेगा, ग्लूकोज खींचेगा और क्या होगा, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी है वो क्या हो जाएगा, उसको पूर्ति कर देगा। कौन, तो ये ग्लाइकोजन है वो। ठीक है, तो ये रहा हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा किस प्रकार से होनी चाहिए। अगर कम रहेगा फिर भी दिक्कत है, ज़्यादा है फिर भी दिक्कत है। संतुलित होना चाहिए। ये संतुलित कैसे रहेगा, तो संतुलित मात्रा में भोजन वगैरह का सेवन करने से। ठीक है, तो ये रहा हमारा किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रक्टोज के बारे में और गैलेक्टोज के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को छूने वाले हैं।